ढलानदार। आज हम इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो है बुद्धिस्ट मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया, मोन्यूमेंट, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक, और केव ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारतीय गुफाएं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं हमारे पेज नंबर 32 से। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। आंध्र प्रदेश के वैगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे जग्गियापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलु, नागार्जुनकोंडा, रोली आदि। अमरावती में एक महाचैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं भी थी, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल में संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप भी प्रदक्षिणा पथ है, जो वेदिका से ढका हुआ है, और वेदिका पर अनेक आख्यात्मक प्रतिमाएं निरूपित हुई है। गुंबदी स्तूप का ढांचा उभारदार स्तूपों, प्रतिमाओं की चौकों से ढका हुआ है, और ये उसकी बहुत ही खास विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो चुका है, यानी कि नष्ट हो चुका है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित है। हालांकि अमरावती के स्तूप ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। सांची की तरह ये स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं, ढोल के चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई है। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ से दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरे पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियां पतली है, उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएं त्रिभंग रूप में दिखाई गई है। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रैखिकता में लोच आ गया है और प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। उभारदार प्रतिमाओं में 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर और जटिल अतिव्यापित के रूप में कार्यान्वित किया गया है, किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है। भले ही आख्यान में उनका आकार और भूमिका कैसी भी रही हो, आख्यानों का चित्रण बहुतायत से किया गया है। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें ऐसे अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह से पहचाना नहीं जा सका है। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी को शैया पर लेटे हुए दिखाया है और उनके चारों ओर दासियां खड़ी है, और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्धृति में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इनमें से यह पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में, यानी कई तरह के रूपों में चित्रित किया जाता था। ईसा की 3री शताब्दी में नागार्जुनकोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्राणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्भिद प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुनकोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों पर प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक है और उनका अभिन्न अंग दिखाई देता है। अमरावती, नागार्जुनकोंडा और गुंटापल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती है। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है, जो एलुरु के पास स्थित है। यहाँ छोटे गर्ज पृष्ठीय यानी कि बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2री शताब्दी
एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहां पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। यहाँ पर एक ऐसा स्तूप भी है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता है कि वे संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के वृक्ष पृष्ठाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक साधारण देवालय है। देवालय यानी मंदिर है, एक सिंपल सा मंदिर है जिसमें आगे स्तंभ बने हुए हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना हुआ है। इसी प्रकार गुंडापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे लोकितेश्वर, पद्मपाणि, ब्रजपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। किंतु बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों के कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीयकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा हमारा टॉपिक है पश्चिम भारतीय गुफाएं। पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती है। इनके वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। पहला, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो अजंता पीतलखोड़ा भज में पाए जाते थे। दूसरा है गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नागसर में मिलते हैं। और तीसरा है सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिनके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसा कि महाराष्ट्र के कोंडीवाइट में पाया गया है। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब कहा जाता है, जिसे चैत्य चाप यानी मेहराब की प्रधानता होती है। सामने का एक हिस्सा खुला होता था जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता था और कुछ मामले में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते थे, जैसा कि कोंडीवाइट में भी देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना में कुछ परिवर्तन किए गए, जिनके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया, जैसा कि अजंता की गुफा नंबर 9 में देखने को मिलता है, और मोहरे के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई। ऐसा निर्माण वैदसा, नासिक, कालरा, कैनरी में पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल में भी पाए जाते हैं। कालरा में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन है, वर्षा से बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है, फिर एक बरामदा, मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक खंभे पर टिकी गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कालरा चैत्य कक्ष को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती है। कैनरी की गुफा नंबर 3 में कालरा के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विस्तृत रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया था, इसलिए इसमें समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा।
और यही डिजाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। यहाँ तक विहारों का सवाल है, वे सभी गुफाएं स्थलों पर खोदे गए हैं। विहारों की निर्माण योजना में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाएं: अजंता की गुफा नंबर 12, वेतसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 है। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिका डिजाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की जो गुफा है, गुफा नंबर 3, 10 और 17 में मोहरों के डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई। नासिक की जो विहार गुफाओं के सामने स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष, यानी उनके जो स्तंभ थे उसके नीचे और ऊपर जो आकृतियां बनाई गई थी वो मानव आकृतियां उकेरी गई। ऐसी ही एक अन्य गुफा जुन्नर, जो कि महाराष्ट्र में मिली है, वो खोदी हुई है, जो आम जनता के गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई है। आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया, जिससे एक चैत्य विहार हो गया। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई है। जुन्नर महाराष्ट्र में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज्यादा गुफाएं खुदी हुई है, जबकि मुंबई के पास कैंडी में ऐसी 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पीतलखोड़ा, एलोरा, नासिक, भद्र, जुन्नर, कालरा, कैंडी की गुफाएं। अजंता, एलोरा और कैंडी आज भी फल फूल रही है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अजंता। जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है वो है अजंता की गुफा। ये महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित है और वहाँ भूसावल, जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। इसमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफा है, जिसका समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी और परिवर्तित चरण यानी कि ईसा की 5वीं शताब्दी है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत है। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व 1ली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेख में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। गुफा संख्या 10, 9, 12 व 13 आरंभिक चरण की है। गुफा नंबर 11, 15 वृक्ष है, ऊपरी तथा निचली। और गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी में उत्तरवर्ती दर्शकों से पहले की है। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परवर्ती दर्शकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती दर्शकों के बीच खोदी गई है। चैत्य गुफा संख्या 19 और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई है। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्व की आकृतियों से सजाया गया है। वे गज पृष्ठीय तहखानेदार छत वाली किस्म की है। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है और उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। शेष सभी गुफाएं विहार चैत्य किस्म की है। उनमें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हुए हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का प्रमुख पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी है और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई है। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, जैसे कि गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में भारत
था। उपेंद्रगुप्त जो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था तथा बुद्धभद्र जो था वो और मथुरादास के नाम उल्लेखनीय है। गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17 में अनेक चित्र आज भी शेष है। चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट है और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे शरीर का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है, यानी बहुत बड़ी बड़ी, ऐसा लगता है कि उनका शरीर बहुत ही बड़ा है। आकृतियां पश्चिमी भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी है। पहले चरण की बनी गुफाएं विशेषकर गुफा संख्या 9 व 10 में भी चित्र पाए जाते हैं। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है। इन चित्रों में रेखाएं पैनी है, रंग सीमित है। इन गुफाओं में आकृतियां स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ाकर अलंकृत किए गए रंगी गई है। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक कर दिखाया गया है। सांचियों की मूर्तिकला से समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार की आकृतियों में दिखाई गई है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है, तथा पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्रित है। दूसरे चरण के चित्रों का अध्ययन गुफा नंबर 10 व 9 की दीवारों पर स्तंभ में बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की ये आकृतियां 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से भिन्न है। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफाओं का निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियां साथ साथ एक ही समय में हुई थी। अगले चरण में चित्र मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि गुफाओं के चित्र निर्माण नहीं हुआ है। वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उनमें से कुछ ही शेष रह गए, क्योंकि इनको काफी समय हो गया है, तो समय के साथ साथ वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया है कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंगों जैसे भूरा, पीलापन लिए हुए, भूरा, हरित, पीले आदि का प्रयोग किया गया, जो भिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। गुफा नंबर 16 और 17 के चित्रों में सटीक और शालीन रंगात्मक गुणों का प्रयोग हुआ है। इसमें गुफाओं की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। आकृतियों के घुमाव लयात्मक हैं। भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है, यानी कि जो लाइनिंग की गई है वो ब्राउन कलर से की गई है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली है। आकृति संयोजन में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। जो गुफा है पहली और दूसरी, उनके जो चित्र हैं, चित्र सलीके से बने हुए एवं स्वाभाविक हैं, जो गुफा की मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं। वास्तु का संयोजन सामान्य है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु एक विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई है। चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मकता एवं शैलीगत विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाओं एवं बढ़ा चढ़ाकर न बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे सिंहल अवदान, महाजनक जातक, विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफाओं की संपूर्ण यानी कथाओं के आधार पर चित्र बनाए गए थे। ये उल्लेखनीय है कि
छदंत जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा नंबर 10 में विस्तार पूर्वक चित्रित की गई है। लेकिन मतलब बहुत अधिक उसको मतलब शुरू से लेकर एंड तक उसको बनाया गया है, चित्रित किया गया है और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया, जैसे कि जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया। गुफा नंबर 10 में छद्दंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप में चित्रित किया गया है। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपाणि और वज्रपाणि की आकृतियां अजंता में आम है और अनेक गुफाओं में पाई जाती है, लेकिन गुफा संख्या जो 1 है उसमें सर्वोत्तम रीति से सुरक्षित है। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियां वेगनी की प्रतिमाओं से संबंधित रखती है, जबकि दूसरी ओर कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। यह हमारा अजंता